हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को आज जो 13 फरवरी को आप सबों का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 को पूछा जाएगा वो आज के ही इस वीडियो से आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको तकरीबन 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं। इसी में से कोई 25 एमसीक्यू आपके एग्जाम में छपने वाला है। वैसे बता दें प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको अभी हम टोटल 3 वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो ये रहेगा, एक वीडियो अभी तुरंत आएगा, ठीक है, और एक वीडियो और। ये 3 वीडियो आएगा। तीनों में से मिला के ज़्यादा नहीं है, मतलब मान लीजिए 250 एमसीक्यू है और उसी में से 25 एमसीक्यू एकदम ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो पूरी वीडियो को रट लेना है। और अभी कुछ ही मतलब समय पहले 1 नंबर का भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 1 नंबर या जो क्वेश्चन पूछा जाता है सो, तो उसको भी देख लेना है। वही सब छपने वाला है, उससे एक भी बाहर डिजिट भी बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको पता होगा वैसे हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा खुद का एग्जाम था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत मुश्किल से आए घर और तुरंत आप सबके के लिए रात भर जग के वीडियो बनाए थे। एकदम पूरी रट लेना है, जल्दी, टाइम नहीं इसलिए जल्दी रटिए। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन ठोस विलयन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। कौन एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा एरिएटेड ड्रिंक। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बाकी आपका पीतल, कांसा, ये सब जो भी है, आपका हाइड्रेटेड साल्ट ये सब सारा क्या है, तो आपका सॉलिड है। लेकिन आपका ये एरिएटेड ड्रिंक सॉलिड नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सॉलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जब 58.5 ग्राम NaCl है, ठीक है, NaCl कितना है, इतना है, ठीक है, और पानी कितना है, तो पानी 200 ग्राम है। इसको आपस में हम लोग घोला जाता है, NaCl 58.5 ग्राम और 200 ग्राम पानी को घोला जाता है। तो कहता है इस विलियन का जो मोललता होगा, यानी मोलैलिटी होगा, वो क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 5.85 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना, ठीक। और ये रहेगा आपका 200 ग्राम। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। मोलैलिटी बराबर होता है आपका गिवन मास, मतलब W इनटू होता है 1000 डिवाइडेड बाय होता है मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पे NaCl है ना, हाँ, और इनटू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है आपका, तो आपका जल है, पानी है, 200 ग्राम, तो यहाँ पे बैठाएंगे 200 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले गिवन मास, किसका, NaCl का। NaCl का गिवन मास 5.85 है। कितना है सर, 5.85। तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 5.85। कितना पुट करेंगे, 5.85, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5.85, सिंपल है। यहाँ पे मोलर मास हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोलर मास, किसका, तो NaCl का। NaCl का मोलर मास निकालने आता है, अभी हम तुरंत बता दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे मोलर मास किसका, NaCl का, तो देखिए यहाँ पे NaCl का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो NaCl है, सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है आपका 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। कितना आएगा, 58.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 58.5। समझ में आ रहा है कुछ। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ आएगा ये 5, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो देखो यहाँ पे 58.5 और यहाँ है 5.85, ये बोला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ गुना होगा नीचे 100 से। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर गुना होगा यहाँ पे 10 से, ठीक है, इस तरह से गुना होगा। और इस सेम नंबर पॉइंट हट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। ऊपर बचा 50 और नीचे बचा है 100, देखो 50/100 काटेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2, 1/2 मतलब आधा, यानी 0.5। तो 0.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। 0.5 इधर कतनो जीरो बैठा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या था, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था आपका, ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, 5.85 लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसमें से जितना वीडियो बता रहे हैं, इसमें से 2014 से लेकर 2022 तक है ना, 2014 से लेकर 2022 तक जितना आप लोगों का PYQ पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खुद से 10-15 ऐड किए हैं इसमें से, है ना। टोटल इसमें से लगभग PYQ ही है, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो हम देंगे जिसमें से 2023, 2024, 2025 का वायरल मतलब कि PYQ क्वेश्चन रहेगा। और फिर हम और 100 क्वेश्चन जो अपलोड करेंगे वो हमारा स्पेशल सेट पेपर रहेगा और उसी सबसे आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे आपका पूछा है मोलैरिटी क्या होगा। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपका पहला नंबर क्वेश्चन नंबर जो पहला या फिर दूसरा में, जैसे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर पहला या फिर दूसरा में ये क्वेश्चन फिक्स है, या तो मोलैरिटी से पूछे या फिर मोलैलिटी से पूछे। हाँ, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या था बता ही दिए। अब यहाँ बोल रहा है मोलैरिटी निकालना है। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि NaOH कितना है, 5 ग्राम है,
और आपका यहाँ पे 500 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन टोटल कितना है 500 ml है, और जो यहाँ पे सॉल्यूट है आपका NaCl कितना है तो वो 5 ग्राम है। ठीक है, तो कहते हैं इसका मोलैरिटी क्या होगा, यानी कि 500 ml जलीय विलयन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है तो इसका मोलरता क्या होगा। बहुत आसान है, मोलरता निकालने का फॉर्मूला देखिए होता क्या है, इसको बड़ा आयाम से दिखाते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 5 ग्राम, NaOH कितना है सर 5 ग्राम, इनटू 1000 कितना होता है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास, Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 17 और 3 20 और 20 40, तो मोलर मास है इसका 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है सर 500 ml, तो यहाँ पे बैठाएंगे 500 ml, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 2 से कटा, ठीक है 2 एकम 2, 2 20 से कितना हुआ 40, 20 से कट गया, फिर देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो आया कितना 1.4, 1.4 मतलब होता है 0.25। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.25, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। कितना आसान है, बोले ना कि आपका मोलैलिटी से या फिर मोलैरिटी से फिक्स है ना, आपका क्वेश्चन नंबर पहला या फिर दूसरा जो आएगा सो ठीक बता दिए दोनों का कंसेप्ट। वीडियो को एकदम अच्छा से देख लेना और एकदम गर्दा उड़ा देना। सबसे इजी फिजिक्स में एकदम 100% मैच किया था, आपको पता ही है। फिजिक्स से इजी आपको केमिस्ट्री लगेगा, चाहे वो MCQ हो चाहे कुछ भी हो, बस आप कॉन्सेप्ट हमारा एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला कहता है कि जो मोलल सॉल्यूशन है इसको ध्यान देना है, ये पूछा गया था एक बार। कहता है कि जो मोलल है सॉल्यूशन का वो 1 है। ठीक है, मोलल मतलब होता है मोलैलिटी, क्या होता है मोलैलिटी, बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चा लोग। ठीक है, मोलैलिटी होता है मोलल मतलब, ठीक है मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोलल। ठीक है, कहता है कि 1 है, मोलैलिटी कितना है सर 1 है, तो कहता है कि 1 मोल, यहाँ पे ये सॉल्यूट भी रखा है, सॉल्यूट कितना है इसका 1 है। ठीक है, तो कहता है ये किसके लिए सही होगा, तो देखो जहाँ भी मोलैलिटी आता ना तो हमेशा वो सॉल्वेंट का बात करता है, किसका सॉल्वेंट का बात करता है। ठीक है, तो वो कितना में प्रेजेंट रहेगा तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, कितना 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, या फिर यहाँ नहीं 1000 ग्राम नहीं होता तो 1 kg सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो 1 kg या फिर 1 ग्राम कहीं दिख रहा है यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा था, मोलल यानी मोलैलिटी के बारे में बात कर रहा था, है ना, यानी मोललता के बारे में ये बात कर रहा था। यही कहीं यहाँ पे बोलता कि आ मोलर सॉल्यूशन इज 1, कहीं यहाँ पे मोलर की जगह मोलर हो जाता, मोलर, तो मोलर होता है मोलैरिटी का, तो और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमेशा मोल्स पर लीटर, यानी यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है तो लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब ये वाला सही होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला सही ना हो के ऑप्शन ये वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है किसके लिए, तो मोलर के लिए, इसके लिए एकदम ध्यान देना। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, और बच्चों का देखिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि जैसे हम बताते हैं 100 क्वेश्चन ना तो हो जाता है स्पीड में कि 1-2 ऑब्जेक्टिव हम मिस्टेक से गलत बता देते हैं, और हुआ क्या था फिजिक्स में कि वह वाला ऑब्जेक्टिव आ गया था। अब बच्चा लोग का एगो गलती हो गया है ना, एगो गलत मतलब मिस्टेक हो गया था हमसे, तो एगो क्या हो गया था गलत हो गया था बच्चों को, तो 1 नंबर कट गया था, हमको बहुत खराब लगा है ना। तो इस बार जो हम वीडियो बना रहे हैं ना उसको हम 3 बार चेक कर रहे हैं। कितना बार चेक कर रहे हैं, 3 बार चेक कर रहे हैं एकदम खुद से सॉल्यूशन करके, है ना, सॉल्यूशन पहले से भी फिर से एक बार करके चेक करें कि आंसर इसका सही है फिर गलत है। ठीक है, तो अब एक भी गलती नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले पूछता था, पेपर हार्ड आएगा तब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर ये में। ठीक है, लेकिन आसान है ये भी। यहाँ पे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताना है बेंजीन का, जहाँ पे बेंजीन एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 30%, है ना, किस सॉल्यूशन में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में बेंजीन प्रेजेंट है कितना 30%, तो बेंजीन होता है C6H6, तो बेंजीन 30% है, परसेंट को हमेशा ग्राम मानना, यानी 30 ग्राम बेंजीन है। CCl4 कितना है 70 ग्राम, क्योंकि टोटल जहाँ परसेंटेज आए समझना कि टोटल सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो जब 30 ग्राम है आपका 30% बेंजीन है तो CCl4 कितना होगा 70 ग्राम होगा, सिंपल होगा। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन हमको बेंजीन का पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको दोनों का मोल्स पता होना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है कि जिसका मोल्स निकालना चाह रहे हैं उसका मोल्स, यानी मोल्स ऑफ हम बेंजीन निकालना चाह रहे हैं तो मोल्स ऑफ मान लो बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी बेंजीन का भी मोल्स और यहाँ पे CCl4 का भी मोल्स, यानी Na + Nb दोनों का मोल्स हमको पता होना चाहिए। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले C6H6 का क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं, तो गिवन मास बटा मोलर मास, तो C6H6 कितना है 30%, माने 30 ग्राम, ये हो गया। इसका मोलर मास कितना होता है, देखो एक कार्बन का होता है मास 12, 6 कार्बन है तो हो गया 72, है ना 72 हो गया, और एक हाइड्रोजन का एक होता है 6 तो 6 हो गया, तो इसका हो गया आपका 78 ग्राम। ठीक है, पेपर जब हार्ड बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरी प्रैक्टिस करके जाना, एक भी बाहर नहीं आएगा इससे। तो 78 ग्राम हो गया इसका मोलर मास, काटेंगे 78, तो ये मान लो कम से कम कितना है 78 है, ये 78 को मान लो अप्रोक्स 80, भागा नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 300, तो 80 से काटेंगे तो 8 × 24 यानी 240 आएगा लगभग, तो 0.3 बार में लगभग कटेगा, पूरा हम नहीं काट रहे हैं,
इसका मोल्स जो आएगा वो लगभग 0.3 आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू लाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग फिर से निकालेंगे मोल्स किसका, तो हम लोग निकालेंगे CCl4 का। इसका जब मोल्स निकालेंगे तो इसका मोल्स निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, मोलर मास, मास बटा मोलर मास। इसका मास कितना था 70 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होगा, देखो CCl4 है, देखो कार्बन, कार्बन का मास होता है आपका 12, एक का होता है, एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का हो गया 71 और 4 क्लोरीन का हो गया आपका 71 दूनी कितना हो जाएगा, 71 इंटू 2, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, 142 है ना। तो 142 और 12 कितना हो गया, 44 54, 154 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे कि लगभग ये 150 है, भागा नहीं लग रहा है, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 700, तो 150 दूनी 300 और 300 दूनी 600, मानी 4 बार में 150, कहीं 4 बार गुना करेंगे तो आता है लगभग 600। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 0.4 मोल, लगभग ला रहे हैं। ठीक, तो हमको बेंजीन का भी मोल्स पता चल गया 0.3 और हमको यहाँ पे CCl4 का भी मोल्स पता चल गया 0.4। अब सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा था, मोल फ्रैक्शन किसका, तो C6H6 का, बेंजीन का बोल रहा था। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.3, टोटल मोल्स 0.3 प्लस 0. कितना आया था 4, यही ना आया था। तो यहाँ पे करेंगे तो जोड़ेंगे तो 0.3 का 0.3 और 0.4 और 0.3 0.7, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी खत्म हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 से 3 भागा नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो आएगा 0 और फिर पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग जहाँ पे आंसर होगा उसी को मार देना है टिक, है ना, एग्जैक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं यार, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस बार, ठीक है, पूछेगा छोड़ देना, नहीं पूछेगा, ये सब अब पूछता नहीं, हटा दिया गया आपके पैटर्न से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग स्पीड चलेंगे, अब न्यूमेरिकल नहीं है ज़्यादा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देखिए आपका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, इलिवेशन होता है, तो यहाँ डिक्रीज होती है, तो होगा ना रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, क्या क्या होता है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, यही ना होता है सर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए नियम से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक मारना आपका ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, लेकिन हाँ यहाँ पे डिक्रीज, देखो यहाँ पे एक होता है एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का भी मतलब डिक्रीज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को सही मार सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इस तरह से जब आएगा तो कोई भी एक सही मारिएगा ना तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों वहाँ पे लिख देना आंसर, दोनों नहीं लिखना, कोई एक लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, यानी विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है ना, विलय की संख्या पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, देखो यहाँ पे, है ना, यानी विलय के संख्या पर। ठीक है, विलय के कणों की संख्या पर, इसको हिंदी वाले भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो वैल्यू होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो इंक्रीज करेगा व्हेन दिस सॉलिड मॉलिक्यूल अंडरगो, यानी कि कॉलिगेटिव गुणों का मान कब बढ़ता है, जब विलय के अणु क्या होगा, तो जब डिसोसिएशन होता है, यानी कि जब टूटता है, जब टूटेगा तब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका क्वथनांक अधिक होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 1% CaCl2 का, कि क्यों आया अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, जो जरूरी होगा वो हम बता देंगे। अगला रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि विलियन में जो वाष्प दाब में सापेक्ष की कमी जो होता है, ठीक है, वो किसके जो होता है वो बराबर होता है, तो हमेशा इसको याद रखना, एकदम रट के जाना इसको, इसका सही आंसर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी विलय के मोलांश के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, तो रिडक्शन के लिए, किसका रिडक्शन के लिए, तो 1 मोल Al3+ को Al बनाने के लिए, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो देखिए यहाँ पे Al3+ को Al बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसको, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो Al फिर से ये बन जाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन में आपका जो चार्ज रहता है वो 96,500 फैराड रहता है, कितना होता है 96,500 फैराड, यानी 1 फैराड बराबर, कहने का मतलब 1 फैराड जो बराबर होता है ना वो कितना होता है, तो इतना कूलम होता है। ठीक है, 96,500। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 96,500 लगता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 3 गुना लगेगा, है ना,
3 इलेक्ट्रॉन में 3 गुना लगेगा, यानी 96,500 को हम लोग गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमको घट रहा है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो ये आपका देखिए कितना है 96,500 है ना, कितना है 96,500। 96,500 को हम लोग कहीं 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 है ना, 96,500, 3 बचे 15 के 5 बचा 1, 3 6 18 1 19 के 9 बचा 1 और 9 27 और 1 28, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,89,500, 2,89,500 कूलम है ना, 2,89,500 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि कहीं 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो वो कितना लिबरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसको भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा समझाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और फिर आपको फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट भी आई कर लो इसको। कहता है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो हमेशा रट के जाना होता है यहाँ पे मीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है, फिर पर सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं, या फिर मीटर इनवर्स, दोनों होता है, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा इसको टिक मारना है, ये वाला नहीं रहेगा तो इसको भी टिक मारना है, ठीक है। चलिए, दोनों कभी नहीं देगा। बहुत सारे बच्चे को बोलता है भैया कहीं दोनों आ जाए, तो दोनों नहीं देता है सर, वो पागल नहीं है, और पागल भी रहेगा तो फिर कोई उपाय है क्या। चलो अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा सर, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे देखो साइमन्स पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहता तब पर भी सही रहता, ठीक है। तो एकदम चीज़ों को ध्यान देना, एस एम स्क्वायर पर मोल, ठीक है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दोनों सही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, एकदम रट लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ही। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, देखो कितना आसान है। बोलता है सेल का ईएमएफ बताओ, यहाँ एक निकेल है और एक कॉपर है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, एक निकेल है, देखो यहाँ पे इसका दे दिया पोटेंशियल, एक कॉपर है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल दे दिया। आपको हम बताएं कि ईएमएफ जो निकालने का फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट, ये ना होता है राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वाला। तो राइट साइड कौन है, देखो पहले ई वाला है उसके बाद ई वाला है, ठीक है। तो ई वाला निकेल यहाँ पे रहेगा इधर, और इधर आपका कॉपर, तो ये है आपका किधर राइट साइड और ये है आपका लेफ्ट साइड। तो कॉपर वाला वैल्यू में से राइट वाला वैल्यू में से घटाएंगे निकेल वाला वैल्यू, तो कॉपर वाला वैल्यू में से निकेल वाला वैल्यू, कॉपर वाला वैल्यू कितना है, तो आपका है 0.34, यही ना है, माइनस माइनस आपका ई कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, राइट वाला हो गया, माइनस में लेफ्ट वाला घटाना है, निकेल वाला वैल्यू, निकेल वाला वैल्यू घटाओ, माइनस 0.25, माइनस 0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0.34 में जुड़ जाएगा यहाँ पे 0.25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 है ना, 3 2 5 और 0.59 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। सिंपल है, क्या करना है, घटाना है यार, कुछ नहीं करना है इसमें से, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डीप में जाइएगा तो दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल हमको चेक करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे चेक होता है, तो देखना ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैंने 0 घट रहा है, तो समझना ये रिडक्शन वाला ही वैल्यू दिया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे 0 हो गया, घट रहा है, तो समझना रिडक्शन वैल्यू ही है, यानी वैल्यूज ठीक है। कहीं यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे कहीं कॉपर पहले रहता और कॉपर 2+ यहाँ पे रहता, तो समझना कि इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया है, तो ये वाला नहीं लेना है, रिडक्शन वैल्यू लेना है, तो इसको बस साइन चेंज करके लेना। बोल सर क्या दिमाग लगाएंगे, क्या कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एग्जामिनर 1 नंबर में ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आपको नहीं देगा। बोल सर कैसा देगा, कुछ नहीं है, आपको इधर वाला है ना, इधर सामने वाला उसको इधर लिखना है और इधर वाला को इधर लिखना है, घटा देना है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखना है और उसमें से घटा देना है जो फर्स्ट में रहेगा। सो एकदम गर्दा उड़ा के बस आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आपका, ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के लिए कौन सा सही है। हम सारा ये सब जो क्रैश कोर्स में ना, जो हमारा क्रैश कोर्स का नोट्स पढ़ के जाइएगा, और जो नोट्स पढ़ रहे होंगे वो ओकर से 100% मैच करेगा, डिजिट भी चेंज नहीं आएगा उससे, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं। बाकी यूट्यूब वाले के लिए भी टेंशन नहीं लेना, भाई तो आपका मैदान में आ गया ना। तो प्राइमरी हम वहाँ पे सेल के बारे में बताए थे, तो इसमें से प्राइमरी सेल के बारे में जो सही है प्यारे बच्चों वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कि प्राइमरी सेल का जो है एक तरह का एग्जाम्पल आपका मरकरी वाला सेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 का सही आंसर देख सकते हैं क्या कहता है, गैल्वेनिक सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को हमको चुनना है। तो एनोड जो रहता है उसका नेगेटिव रहता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमको गलत चुनना है। कैथोड उसका पॉजिटिव रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका हम ट्रिक भी लिखाए थे, NONE लॉन से, ठीक है।
इससे दिखाया था ना LONE, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव रहता है, तो ऑक्सीडेशन होता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। और LOAN था ना, AN था, अरे यार LOAN था, लॉन था थोड़ा इस तरह से, है ना। तो L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, वो कैसा रहता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड कैसा रहता है, नेगेटिव, एनोड कैसा रहता है, नेगेटिव, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस सब चीज़ों को ध्यान में देना। देखो कैथोड रहता है किसका, पॉजिटिव, सिंपल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ बोलता है रिडक्शन टेक्स प्लेस एनोड, है ना, लेकिन एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे लिखा है ना एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो यह वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हर एक चीज़ आपको हम पहले से बता चुके हैं, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा और बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा और आपको पता चल जाए ना। हम तो आपको 2 महीने से पढ़ा रहे थे, काले बुर्बक थे हम, नहीं रे वाह। अगला कहता है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो एकदम VVI कर लो इसको। यूनिट जो पूछेगा के, रेट कांस्टेंट मैंने के का यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ये सब 4 को याद कर लेना, ठीक है। और हम इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं, यानी शून्य कोटि के लिए जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा वो पूछ रहा है। देखो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, के का यूनिट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसका पावर होता है 1 - n पर सेकेंड, ठीक है। n यहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर है तो n का वैल्यू बैठा दो जीरो, n का वैल्यू जीरो, तो 1 - 0 1 रहेगा, तो इसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी के का यूनिट यहाँ पे हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कहीं दूसरे का बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो ऑर्डर की जगह कहीं बोलता फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो हम क्या बोले फॉर्मूला के का यूनिट का, तो होता है मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलता तो 1 - n की जगह कितना हम लोग लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और पर सेकेंड होता है, यही इसका तरीका। 1 - 1 कितना हो गया, 0, और किसी पर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से गुना करेंगे पर सेकंड को तो कितना रहेगा, पर सेकंड, तो यहाँ पे के का यूनिट क्या आ गया, पर सेकंड, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। तो बस आपको ये वाला कहीं याद रखना है ना, तो ये वाला कहीं खाली याद है तो आपको रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है एक बार और सुन लीजिए, के बराबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के बराबर मोल पर लीटर पर पावर 1 - n, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, जीरो ऑर्डर के लिए 0, थर्ड ऑर्डर के लिए 3, इस तरह से, और यहाँ रहता है पर सेकेंड, सिंपल है, रट लेना इसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बोले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोलता है, कहता है कि एक अभिक्रिया जो है वो द्वितीय क्रम यानी सेकेंड ऑर्डर पालन करता है, ठीक है, यदि अभिकारक R की सांद्रता 4 गुना कर दिया जाए तो उत्पादन की दर क्या हो जाएगी, यानी एक रिएक्शन है जो फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, तो R बराबर के और कंसंट्रेशन होता है वो A के स्क्वायर होता है, तभी ना हुआ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि स्क्वायर में बढ़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कहता है कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट R का, ठीक है, रिएक्टेंट R का, कहने का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट यही वाला है ना, क्योंकि रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन लिखते हैं, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट R है, यानी कंसंट्रेशन A का हम लोग क्या कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं, तो कहता है कि इसका रेट जो होगा, ये वाला रेट जो होगा वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, जो प्रोडक्ट बनने का रहेगा सो, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर में इंक्रीज करेगा, देख लो यहाँ पे इसको कहीं हम लोग 4 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रखना, तो यहाँ पे 16 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पे बोल रहा है, देखिए आ गया ना, देखो क्या बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं ना, क्या बोलता है, देखो ये भी पूछा गया PYQ में एक बार कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का भी याद रखना है एकदम, जीरो ऑर्डर का भी, फर्स्ट ऑर्डर का सबको याद रखना है, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, कितना आसान है, देखो यहाँ पे समझो, क्या भी तरीका बताएं कि के का यूनिट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका मोल पर लीटर पर पावर 1 - n की जगह थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे हो गया 3, है ना, और होता है पर सेकेंड, ठीक। अब इसको सॉल्व करने आता है, देखो यहाँ पे के का के रखेंगे, देखो 1 में से जाएगा -3 तो आएगा -2, तो -2 पावर इस पर भी आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका मोल पर पावर -2 गुने -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अरे यार -1 गुने यहाँ है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और 2 × 1 2, ठीक है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है, तो L पर हो जाएगा आपका स्क्वायर मैंने +2 वाला, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका पर सेकेंड, तो हो जाएगा पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देखो पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देखो यहाँ पे ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, यही ना आया था,
पर मोल नहीं था, मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर ऐसा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाहें सो? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप किसी का भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, चाहे 10वां ऑर्डर पूछ दे, कुछ भी पूछ दे। ठीक है, अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलिटी कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी किसी भी अभिक्रिया की आणविकता जो होगा वो क्या नहीं हो सकता है, तो जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आपको देखो ये एक रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी बराबर बना रहा है सी प्लस डी, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी बोलेगा, तो यहाँ पे ए कितना है, कुछ नहीं तो ए को, बी कितना है, कुछ नहीं तो 1 ए को, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 कितना हो गया 2, दो मॉलिक्यूलरिटी हो गया। इस तरह से निकालने आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। कहता है कि एक अभिक्रिया ए कहता है कि प्रति प्रथम क्रम और बी प्रति द्वितीय क्रम की है। बहुत आसान है, देखो ये भी कहता है कि यदि ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं बाबू, एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। कहता है कि एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये कहने का मतलब कोई रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें से ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है उसका पावर 1 है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे बी फॉलो कर रहा है, यानी बी जो है वो सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे जब हम लोग कंसंट्रेशन ए और बी दोनों का डबल कर देते हैं, यानी इसका भी कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं और इसका भी कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो कहता है इसका रेट में क्या चेंजिंग आएगा। तो पहले इसका रेट कैसा था, पहले इसका रेट था ए का पावर 1, माना कि ए का पावर 1 था और बी का पावर 2 था, लेकिन अब क्या हो गया, तो इसका रेट में अब 2a पर पावर 1 हो गया और 2b पर पावर 2 हो गया, है ना। तो ये 2a पर पावर 1 है, तो ये तो 2a पर पावर 1 है, तो ये 2a ही रहेगा ना, लेकिन ये 2b पर पावर 2 है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4b पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 दूनी 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ रे बाबू, तो 8 इंक्रीज कर जाएगा 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कहता है बता रहा है कि ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, यानी कि त्रिअणुक अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, यानी त्रि माने 3, यानी किसका मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो देखेंगे रिएक्शन में कि किसमें 3 मोल है, देखो यहाँ पे एक एक है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे 2 मोल है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे 2 मोल और बगल में कुछ नहीं तो 1, 3 मोल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको रटना पड़ेगा, अब इसमें से दिमाग कुछ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेट के बराबर है H2O2, कहता है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे H2O2 जो है ना, H2 + O2 बनाता है यहाँ पे पेरोक्साइड, H2O2 जो बनाता है ये किसका एग्जाम्पल है, किस ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये हमेशा ध्यान देना सर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इसको एकदम याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोलता है कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, यानी रेडियोधर्मी अभी अपघटन जो होता है वो किस क्रम की गति का पालन करता है, यानी उसका जो काइनेटिक्स होता है वो कैसा होता है, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, या फिर nth ऑर्डर का। ठीक है, तो जो 26 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखना। समझ में आ गया, चलो अगला, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी अभिक्रिया में ए की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये के प्रति अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। कितना आसान है, देखो बोलता है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कहता है इट इज फाउंड दैट द रेट डज नॉट चेंज कंसंट्रेशन ऑफ ये इज डबल, कहता है द रेट विथ रिस्पेक्ट टू ये इज, क्या बोलता है कि हम लोग जब कंसंट्रेशन को ये का डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कैसा रहेगा, 0 ऑर्डर का रिएक्शन रहेगा। आपको पता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या बोलता है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, अभिक्रिया का क्रम क्या हो सकता है ना। तो देखो हमेशा ध्यान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, और आपका पॉइंट में भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, यानी कि बटा में भी हो सकता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे बाबू, ध्यान देना। अगला देखो फिर से एक और आ गया कि H2 और Cl2, यहाँ पे हम लोग H म्यू यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है 2HCl गैस बना रहा है, तो कहता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया बताना है कि यहाँ पे H2 + Cl2 बना रहा है HCl, तो बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया। अभी ऊपर में था आपका H2O2, ठीक है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया था वो तो एकदम रट लेना है। यहाँ पे HCl बन रहा है, तो HCl किस प्रकार का अभिक्रिया, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ये हमेशा ध्यान देना, ये आपका 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। ऊपर में जो H2O2 था वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, तो दोनों एकदम रट लेना है, ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दी
एलिमेंट विथ आपका बोलता है एनोमेगलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर, यानी कि 3D श्रेणी में असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि दो एगो एक्सेप्शन वाला होता है 3D में, एक होता है आपका क्रोमियम और एक होता है आपका कॉपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलगे ढंग से होता है। ठीक है, तो क्रोमियम और कॉपर कहाँ दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्रोमियम और कॉपर दोनों जोड़ी हुए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे क्रोमियम है लेकिन कॉपर नहीं है, यहाँ पे आपका कॉपर है लेकिन क्रोमियम नहीं है, यहाँ पे कॉपर है लेकिन क्रोमियम नहीं है, यहाँ पे क्रोमियम भी है और कॉपर भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप बताओ, ये एकदम फिक्स कर लो कि कलर से पूछेगा चाहे डायमैग्नेटिक से पूछेगा, एक वो कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन चारों में से कौन हमारा डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम लोग देखेंगे कैसे, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति में है, तो देखो डायमैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है कि पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, सारा में एकदम पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे 3 गो घर है तो तीनों में कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, देखो इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि डायमैग्नेटिक माने कि कौन यहाँ पे पेयर में है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक हमेशा नीचे से करना, कहाँ से करना, नीचे से प्रयास करना। जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आर्गन 18, फिर आर्गन के बाद आता है यहाँ पे 4s, फिर आता है 3d। ठीक है, तो 18 और यहाँ पे हो गया 2 20 और यहाँ पे इसका 30 होता है ना, तो 10 30। ठीक है, 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि बाहर से निकालेंगे ना, तो बड़ा 4 है कि 3, तो बड़ा 4 है, तो यहाँ से निकालेंगे। अब 3d में 10 का 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही है, तो इसका 5 को घरे होता है डी में, तो सब भरले रहेगा ना दो को, तो यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कौन आपका डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक मैंने सब कौन पेयर है, तो यही वाला आंसर ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा 31 का। ठीक, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा था कौन डायमैग्नेटिक है, तो यही वाला आपका डायमैग्नेटिक है, इसमें से सारा इसका डी ऑर्बिटल्स पूरी भरल है। ठीक है, बाकी इधर इस सब का चेक कीजिएगा तो डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएगा। आगे और बताएंगे, अगला देखो, बोलता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो Z बराबर 27, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 27 है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यानी म्यू का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है। ठीक है, यानी कि आपका बोल रहा है M2 प्लस आयन है, M2 प्लस माने कि कोई मेटल है। ठीक है, कोई मेटल है जो 2 प्लस है। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। ठीक है, तो कहता है उसके लिए यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की जो मान होगा वो क्या होगा। देखो आसान, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर है 27, तो म्यू बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है आपका रूट अंडर n n प्लस 2, ये होता है फॉर्मूला BM, ये होता है फॉर्मूला। n माना होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर है 27 है, तो यहाँ पे आर्गन में 18 जाएगा, 4s और 3d, है ना, 18 2 20 और 7 27 है, 2 प्लस मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 3d में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन भर के, तो यहाँ पे 5 घर होता है ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग भरेंगे, क्या भरेंगे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे भरेंगे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। 7 गो है तो 1 गो 2 गो 3, है ना, 4 5, ठीक है, फिर 6 7, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 गो 2 गो 3 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 हो गया यहाँ पे, और n का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 2, तो देखो यहाँ पे 3 2 5 हो गया, 5 दिया 15, यानी रूट अंडर हो गया 15। अब देखो कहीं सपोज करो रूट अंडर कहीं 16 रहता तो बाहर निकलता 4, तो इसका वैल्यू 4 से हल्का कम आएगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आपका वैल्यू ये वाला है, तो इसको डायरेक्ट सही मारो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट इजी, निम्नलिखित में से कौन रंगीन यौगिक बनाएगा, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही रंगीन बनाएगा। अब हम सबको चेक करेंगे, ठीक है, किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अस्केडियम 3 प्लस है, अस्केडियम देखो सबसे पहले होता है इसका अस्केडियम एटॉमिक नंबर 21, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, जिंक एटॉमिक नंबर 30, है ना। आपका होता है जो टिटेनियम होता है अस्केडियम टिटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। सबका हम लोग चेक करेंगे कि कौन आपका अनपेयर किसके पास है, जिसके पास अनपेयर होगा वही आपका क्या बनाएगा, तो आपका कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, पेयर वाला नहीं बनाएगा। जैसे अस्केडियम है 21, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 4s और 3d, 18 2 20 और 1 21,
तीन को निकालना है तो दो को एक तीन को निकालना है तो पूरा पूरी जीरो हो गया। तो अगर में इलेक्ट्रॉन ना पेयर है ना अनपेयर है तो ये तो होगा नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीज 2 प्लस है 25, मैग्नीज में क्या है 2 प्लस है 25 है, 25 है तो इसका कैसे करेंगे तो ध्यान देना, देखो 18 2 20 और 5 25, ये किसका कर रहे हैं हम लोग मैग्नीज का कर रहे हैं। ठीक है, 25 है, दो को निकालना है तो दो को यहाँ से निकाल देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब 3D में देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब इसमें से अनपेयर देखो बच गया क्या गो 5 गो, क्या कि पाँचों अकेले, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है, मैंने अनपेयर है तो अनपेयर है तो यही आपका कलर है, अनपेयर है मैंने यही आपका कलर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी Mn2 प्लस 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हमको यही आंसर मिल गया तो नीचे जाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो कलर का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है अनपेयर होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे आपका जो पैरामैग्नेटिक का भी क्या होता है अनपेयर होना चाहिए, है ना। तो सारा एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है। तो आपको डी ब्लॉक वाला सारा क्या रहता है ट्रांजिशन मेटल, किसको किसको छोड़कर तो जिंक केडियम और मरकरी यानी कि Hg को छोड़कर सब आपका ट्रांजिशन मेटल रहता है। तो देखो यहाँ पे Hg मरकरी है, केडियम है और जिंक है, तो ये तीनों आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है। कौन है तो आयरन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe, है ना, नॉट बोल रहा है कि करेक्ट कॉन्फिगरेशन बोल रहा है, अच्छा से पढ़ता क्या नहीं रे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe3 प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। कहता है Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 4s3d, तो 18 2 20 और 6 26, 3 प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा आर्गन 4s पर 0, तो इसको हटा भी सकते हैं। 3D में एक और घटा तो इस यहाँ पे आ जाएगा 3d5, तो आर्गन 3d5 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया एक कलर वाला, बोले नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोला। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड साल्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ एग्जाम्पल चेंज करें लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नहीं जानोगे तो बाबू गलत होके आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं में से कौन रंगीन लवक है तो कलर वही शो करेगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी जिसके घर में एक एक रहेगा, खाली जो रहेगा खाली नहीं एक एक रहेगा तो वो आपका अनपेयर दिखाएगा। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कलर कौन दिखाएगा। जैसे कॉपर प्लस है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक 29 होता है, जिंक का होता है 30, Ag का मान लो नहीं पता है तो इसको चेक करेंगे भी, देखना ना किधर, और Fe इधर Fe लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो Fe का होता है यहाँ पे 26। ठीक, आपको हम पहले बोल चुके हैं 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आध होना चाहिए, नहीं तो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव यहीं घटा लो अपना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s3d, तो 18 और इसका होता है 29 ना, तो 18 1 19 और 10 29 इस तरह से होता है। तो एक प्लस है तो एक प्लस ये हटाएंगे तो डी 10 भर ले है, तो यहाँ पे खाली नहीं है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। जिंक 2 प्लस है, जिंक का होता है आर्गन 18 4s और 3d, है ना, 30 होता है तो 18 2 20 10 30, इसका भी डी पूरा पूरी भरल है खाली नहीं है तो यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Ag प्लस का हमको नहीं पता है तो मान लो इसको छोड़ देते हैं सपोज करो। फिर हम लोग देखेंगे Fe3 प्लस का, Fe3 प्लस का देखेंगे तो Fe3 प्लस आर्गन का होता है 18 4s3d, है ना, तो Fe का होता है 26 ना, तो 18 2 20 और 6 26 में घटाना हमको 3 गो, तो 2 गो यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 1 गो यहाँ हम लोग घटाएंगे। 1 गो कहाँ से घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 गो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3d5। अब 3d5 में हम लोग ऐसे घर बनाएंगे 5 गो, तो यहाँ पे देखेंगे 1 गो भरा 2 गो भरा 3 गो भरा 4 गो भरा 5 गो भरा, पाँचों खाली रह गया, है ना, सिंगले ना भरा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है और अनपेयर जहाँ रहेगा वही आपका कलर दिखाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सही करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब मान लो कि यह वाला भरल आ जाता तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी मार देते। समझ में आ रहा है कुछ, क्या कि 3 को जब नहीं मिल रहा है तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा ना। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्बीडेंटेन लिगेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन आपका उभयतंत्री लिगेंड है। तो हमेशा ध्यान देना कि एम्बीडेंटेन लिगेंड का हम आपको 2 ही एग्जाम्पल बताए हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका Cn-। एक और एम्बीडेंटेन लिगेंड रहता है आपका NO2, है ना, एकदम रट लेना है इन दोनों को, NO2 और एक रहता है Cn-, ये 2 को एम्बीडेंटेन लिगेंड आपका। ठीक है, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक माने कि जिसमें से एक ही तरह का लिगेंड हो तो उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक। तो देखो इसमें एक ही तरह का लिगेंड है, खाली NH3 है, तो ये आपका क्या है होमोलैप्टिक है। ठीक है, यहाँ पे खाली NH3 प्रेजेंट है, देखो इसमें देखो NH3 भी है और Cl भी है, तो 2 तरह का लिगेंड आ गया।
इसमें Cl है और H2 है, 2 तरह का लिगेंड आ गया। इसमें Cl है और NH3 है, 2 तरह का लिगेंड आ गया। लेकिन कहीं आप ऊपर देखते हैं, लेकिन कहीं आप कहाँ देखते हैं, ऊपर में देखते हैं तो सिर्फ NH3 एक ही तरह का लिगेंड है। तो होमो माने होता है एक समान, होमो माने क्या होता है, एक समान। तो एक समान कहाँ है, तो आपका पहला में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल है ना। अगला देखो यहाँ पे आ गया, आप बाइडेंटेन लिगेंड एकदम रट लेना है। बाइडेंटेन लिगेंड दुबे को रहता है। यहाँ पे एक ऑक्जिलेट आयन आपका बाइडेंटेन लिगेंड है। द्विदंती लिगेंड कौन है, ऑक्जिलेट आयन C2O4 2- रट लेना है। और एक होता है EN जिसको हम लोग इथाइलिन डायमिन बोलते हैं, जो इसको हम लोग इथिन 1,2 डायमिन, दुबे को रहता है बाइडेंटेन लिगेंड। या तो E देगा या फिर EN दे देगा, ठीक है। तो दोनों को एकदम रट के जाना है ना। बस हम जो हमारा नोट्स में हम छाप दिए थे उससे बाहर नहीं आएगा, लिख के ले लो तुम, है ना। एग्जाम दे के आएगा उसको बाद बताना हमको, ठीक। बाकी यूट्यूब पर तो सब कुछ देख ही दिए है ना। कहते हैं इसमें से कौन उभयदंती लिगेंड है, देखो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटिन लिगेंड, बताओ इसमें से देखो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो आपका हो जाएगा NO2। बोले ना कि दोवे को आपका क्या है एम्बीडेंटिन लिगेंड, एगो NO2 माइनस और एगो CN माइनस, दोवे को है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। है बहुत सारा, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, दोवे को NCERT में, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे कहता है कि अरेंज करना है आपको कंपाउंड को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में हमको अरेंज करना है। तो हमेशा ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना घटेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांच है, देखो इसमें से इसका ब्रांच यहाँ पे 2 गो निकला है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तीसरा का, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तीसरा का, ठीक है। इससे हल्का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें से एगो ब्रांच निकला है, जैसे इसमें। तो फिर इसके बाद नंबर आएगा दूसरे का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पहला का, क्योंकि इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, 3 इज लेस देन 2 और 2 इज लेस देन 1। तो 3 देखो यहाँ पे 3 2 1 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। 3 2 1 3 2 1 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 41 का 3 1 2, ओहो 3 1 2, नहीं ठीक था, ठीक है। यहाँ कहीं ब्रांच निकला रहेगा, यहाँ ब्रांच रहेगा, तो यहाँ पे सही क्रम है, ठीक है। पहले 3, फिर यहाँ पे आएगा आपका 1, फिर नंबर आएगा 2 का, इस तरह से। समझ में आ गया कुछ, कोई दिक्कत है, चलो ये वाला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। वैसे ये बोलो इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के जाना। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से तृतीय यानी कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है, यानी कि यहाँ पे टर्सरी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन है। तो देखो यहाँ पे ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो अभी उतना टाइम नहीं है ना। अगला बोलता है जब फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि SN2 है, SN2 में जो 0 डिग्री वाला रहेगा मतलब प्राइमरी वाला रहेगा सो, और 1 डिग्री वाला रहेगा वो फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। यहीं पे रहता है कहीं SN1, तो उसमें से 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक। तो SN2 है, तो इसमें से 0 डिग्री वाला फास्ट रिएक्ट करेगा या फिर 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाला है 1 ब्रोमो आपका पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा 43 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे CH3 CH2 Cl NI एसीटोन के प्रेजेंस में बना रहा है आपका ये वाला रिएक्शन। तो कहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आपको हमेशा पता है कि जब भी हम लोग हेलो अल्केन माने RX रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमेशा क्या बनाता है, तो हमेशा RI बनाता है, यानी कि आइडो अल्केन बनाता है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 44 का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, फिर से एक और वही सेम क्वेश्चन आ गया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोर इन SN2 रिएक्शन। यहाँ पर भी सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कितने निम्नलिखित में से कौन जो है वो SN2 अभिक्रिया दिखाएगा। तो अभी क्या बोलें कि SN2 कौन दिखाएगा, जो 1 डिग्री रहेगा या फिर जो 0 डिग्री रहेगा। तो 1 डिग्री यहाँ पे कौन है और 0 डिग्री कौन है, देखो यहाँ पे ये आपका जो है वो 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो लोचा आ गया, देखना 45 है, ठीक है 45 है। अब यहाँ पे एक आपका CH3, देखो दोनों एक ही डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, क्या कि क्लोरीन से देखो ये दोनों 0 डिग्री है, प्राइमरी है। देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ जुड़ा है CH3, ठीक है। यहाँ पे देखो I है और यहाँ जुड़ा है आपका CH3। आप देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये भी आपका एक ही से जुड़ा है और ये भी आपका सिर्फ एक ही से जुड़ा है, और ये कार्बन किसी और से नहीं जुड़ा है, तो इसको प्राइमरी बोलते हैं या फिर 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सही होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आता है फिर कल बहर आई, इस तरह से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, इस तरह से आता है। तो हमेशा ध्यान देना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आपका रहता है बड़ा साइज वाला, है ना, बड़ा साइज वाला। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभिक्रियाशील होगा आपका ये बड़ा साइज वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज़्यादा डीप में इधर नहीं जाना है। अगला कहता है कि दी सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट
आपका accomplished by, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड का संश्लेषण किस अभिक्रिया से सबसे अच्छा होता है? अल्काइल फ्लोराइड यानी RF, ठीक है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन से सबसे अच्छा होता है ना, हेलो अल्केन और हेलो एरिन से ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है CH3 CH2 Br और KOH है। देखो CH3 CH2 और है यहाँ पे Br, रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ, लेकिन KOH एक्वस है, एक्वस KOH रहेगा तो हमेशा KBr बाहर निकलेगा और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 OH इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा 47 का। लेकिन यहाँ पे एक्वस के जगह कहीं हो जाता एल्कोहलिक, क्या हो जाता? एल्कोहलिक KOH हो जाता सर, तो अभी नीचे उसका भी आंसर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। अगला देखो, ये सिंपल है, देखो जहाँ भी ड्राई ईथर और 2 सोडियम नजर आ गया, आराम से ऊर्ज रिएक्शन को टिक करना, ठीक है। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखो आ गया, अगला देखो कहता है कि द कंपाउंड विच रिएक्ट विथ HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑप्स रूल, ठीक है, यानी मार्कोनिक ऑप्स रूल के अनुसार से जो है वो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, निम्न में से कौन सा यौगिक HBr के साथ मार्कोनिक ऑप्स नियम के अनुसार अभिक्रिया करता है? कौन इसमें से अभिक्रिया करता है? तो हमेशा मार्कोनिक ऑप्स रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन देता है, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड वाला अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब कि डबल बॉन्ड के इधर, मतलब मान लो 2 गो है तो इधर 3 गो होना चाहिए, मैंने अलग अलग। तो यहाँ पे देखो सेम है, तो ये तो होगा नहीं, ये सब ट्रीस फ्रीस वाला होगा नहीं, ई वाला सही है आपका। डबल बॉन्ड के इधर आपका एक गो कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर देखो 1 गो और 2 इधर 3 कार्बन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो अभी हम बोल रहे थे अल्कोहलिक का नाम लिए थे वही आ गया। देखो यहाँ भी है आपका C2H5, आपका Cl है, यहाँ भी आपका RX एक तरह से हेलो अल्केन, और यहाँ पर भी आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? KOH के साथ ही हो रहा है। यहाँ पे कहीं KOH एक्वस रहता तो यहाँ पे KX बाहर निकल जाता और R के साथ अल्कोहल आ जाता, लेकिन यहाँ पे अब KOH आपका एक्वस ना हो कि कैसा है सर? तो आपका एल्कोहलिक है, और एल्कोहलिक में हमेशा ध्यान देना कि एल्कोहलिक में क्या होता है। तो एल्कोहलिक में जैसे C2H5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से क्लोरीन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चल गया ना, और एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका, दोनों जुड़ जाएगा और बना देगा CH2, और इसको हम लोग अच्छा से लिखना चाहेंगे तो C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा, सिंपल है। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता है कि यहाँ पे टॉलरेंस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, ठीक है। वैसे इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 51 का सही आंसर यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा छूट गया रिएक्शन ही, तो इसको हटा देना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कहता है एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है किसमें, यानी नई कार्बन कार्बन बंध का निर्माण अभिक्रिया किसमें संभव है? तो हमेशा ध्यान देना कि ये फ्राइडर क्राफ्ट रिएक्शन में ही संभव है। बाकी राइमर टाइमर में भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो किसमें होता है? फ्राइडर क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन एकदम रट लेना है सब बाबू। फिनॉल प्लस यहाँ पे आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो आपको पता है कि फिनॉल और नाइट्रिक एसिड, फिनॉल माने कि आपका ये रहा फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ ही हम लिखाए हैं आपका नेमिंग, ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग में, तो हमेशा NO2 ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 और 4 और 6 पोजीशन पर आ जाएगा ना, यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, 2 4 6 वाला, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला बोलते हैं यहाँ पे फिनॉल रिएक्ट कर रहा है जिंक डस्ट के साथ, तो हमेशा ध्यान देना बनाएगा बेंजीन, क्या बनाएगा? बेंजीन। चौवन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगला देखो, अल्कोहल भी रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे C2H5MgBr, इसको बोलते हैं हम लोग RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी आपका फिनॉल है, ये C2H5 माने कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, तो फिनॉल जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी क्या बनाता है? बेंजीन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला बोलते हैं यहाँ पे कि हाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग प्रोपीन का। प्रोपीन मतलब होता है मिथ इथ प्रॉप, मैंने 3 कार्बन को प्रोपीन, जब डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है तो प्रोपीन का हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन माने देखो, प्रोपीन का हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH और यहाँ पे CH2, इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं माने कि इसमें से हम लोग H2O ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल है, H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, और प्लस वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, माइनस वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ देगा और बना लेगा CH3, फिर यहाँ पे CH के साथ आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 के साथ एक H गया, CH3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यहाँ पे लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी लुकास परीक्षण जो है वो का उपयोग किसके बीच अंतर के लिए किया जाता है, तो हमेशा अल्कोहल के बीच में अंतर के लिए किया जाता है, यानी प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्सरी कौन है, सो है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला बोलता है इसका आईपेशी नेम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना आसान है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ब्रांच पहले या फिर फंक्शनल ग्रुप पहले है। तो देखो यहाँ पे इधर ब्रांच भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो इधर डबल बॉन्ड पहले, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपका 6 है, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हैक्स। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पे डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ENE, तो हैक्स 1 इन हो गया। और 3 नंबर पे आपका अल्कोहल है और अल्कोहल के लिए लिखते हैं OL, तो हैक्स 1 इन है ना, ENE और 3 ऑल, लेकिन यहाँ पे दो वॉवेल एक साथ नहीं रहता है तो ये हट जाएगा, तो हैक्स 1 इन 3 ऑल। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, 58 का सही हो जाएगा। सिंपल है। अगला देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। देखो यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ये किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मार्कोनी का ऑप्शन रूल लगेगा, जहाँ भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिखे डबल बॉन्ड के साथ इधर 3 और 1 है, वहाँ पे मार्कोनी का ऑप्शन रूल टूटेगा, H प्लस में OH माइनस में, H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, OH वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो CH3 CH के साथ OH आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखो, CH3 CH के साथ आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, OH, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन गया तो हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे इसका नाम भी लिखना पड़ेगा तब सही होगा, है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तो इसका नाम हो गया मिथ इथ प्रॉप, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 पर ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देखो प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर ये में ना दिख रहा है, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे है आपका CH3 और CHO, यहाँ पे है H फिर CH3 है। ठीक है, इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को क्या, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं सर, चीज़ों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे हम लोग चीज़ों का करेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जनरली यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा इस तरह से, तो देखो यहाँ पे CH3 फिर CH ब्रैकेट मतलब कि नीचे लटका हुआ है और CH3 इस तरह से है, यानी कि जब भी हम लोग अल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन तो ये दो चीज़ बनाएगा, या तो ये बनाएगा कीटोन, हमेशा ध्यान देना, या फिर बनाएगा ये आपका आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मैंने CH वो बोला, कीटोन मतलब बनाएगा C डबल बॉन्ड वो बोला। ठीक है, दो चीज़ बनाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, जब यहाँ पे अल्कोहल, जब आपका अल्कोहल जो रहेगा वो कहीं आपका 2 डिग्री रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो जब अल्कोहल 2 डिग्री रहेगा तो हमेशा बनाएगा कीटोन, और जब अल्कोहल 1 डिग्री रहेगा तो हमेशा बनाएगा एल्डिहाइड। यहाँ अल्कोहल 2 डिग्री है तो बनाएगा कीटोन, क्या बनाएगा, कीटोन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का सही होगा, वैसे उसका नाम होगा एसीटोन लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है कीटोन बनाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन बताएंगे, तो एकदम जल्दी जल्दी एकदम रट लेना है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग रहा है, मान रहे हैं ज़्यादा टाइम, तो अरे यार कितना टाइम हो गया, कि यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे इथाइनॉल क्लोराइड प्लस इथेनॉल बना रहा है, तो क्या बनाएगा, तो हमेशा इसको याद रखना कि ये ईस्टर बनाएगा जिसका नाम यहाँ पे होता है आपका मिथाइल इथेनॉइड। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। 61 है ना, 61 यहाँ पे ये वाला सही होगा ना, इथाइल इथेनॉइड बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्या बनाएगा, तो आपका इथाइल वाला बनाएगा। बोल सर इथाइल वाला क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इथाइल वाला है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका मिथेनॉइड रहता, यहाँ पे कहीं इथेनॉइल की जगह यहाँ पे मिथेनॉइल रहता, तो यहाँ पे ये वाला सही होता है, मिथाइल इथेनॉइड वाला, है ना। यहाँ पे ईथ है तो यहाँ ईथ वाला भी सही होगा, ये वाला है ना, ओएट वाला। ठीक है, दोनों जगह इथ इथ ही रहेगा, समझ में आ गया कुछ। यहाँ पे ईथ है, यहाँ पे मीथ है, तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे मीथ है, यहाँ पे ईथ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों जगह ईथ होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे क्या ईथ है, समझ में आ गया ना। चलो अगला, अगला देखो, ये भी देखो एक बार और पूछा गया, 2 बार आ गया। कहता है ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो किसके बीच में अंतर बताता है ना, तो वो अल्कोहल के बीच में अंतर बताता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बीच। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसका आईपेशी नाम, कितना आसान है सर, हमेशा ध्यान देना, CH3 फिर वो है, फिर C2H5 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं CH2 CH3। तो हमेशा ध्यान देना कि कम कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़ देना, तो कम कार्बन इधर 1 है तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मिथ के साथ ऑक्सी तो मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है मिथ ईथ तो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन कहाँ है,
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? ईथर का निर्माण या फिर ईथर का संश्लेषण करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग किसका? टॉलिन्स का। किसमें? बेंजल्डिहाइड में। किससे? तो हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से। तो हम लोग उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कहने का मतलब कि क्रोमाइल क्लोराइड द्वारा टॉलिन्स का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण की किस अभिक्रिया को कहते हैं ना? किस अभिक्रिया को बोलते हैं? तो हम लोग इसको स्टार्ट रिएक्शन बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे कि एसिटल्डिहाइड का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हम लोग जिंक Hg के साथ HCl के प्रेजेंस में यहाँ पे इसका रिडक्शन कर रहे हैं। किसका? एसिटल्डिहाइड। देखो यहाँ पे होता है एक फॉर्म, एक एसिड होता है। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन के एल्डिहाइड मतलब कि आपका CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसमें हम लोग 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इसका काम है होता है 4 हाइड्रोजन देना। तो क्या बनाएगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन आ रहा है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा ऐड। क्या होगा सर? 4 हाइड्रोजन ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आएगा इसके पास। ठीक, और 2 हाइड्रोजन आएगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा तो इधर H2O बाहर निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये CH3 और ये CH3 बना लेगा। यानी 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग मिथ के साथ इथ, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हो गया इथेन। तो इथेन कहाँ बन गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो अब आ गया एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड का, देखो बेंजल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जब भी आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे बना लेगा बेंजोइक एसिड। देखो ये भी यही एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा असाइल क्लोराइड बनाएगा। देखो यहाँ पे आपका ये CH3COCl बनाएगा हमेशा ना। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? 68 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोलता है कि एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू द एल्डिहाइड बाय, यानी कि एसिड क्लोराइड जो होता है वो एल्डिहाइड में अपचयन किसके द्वारा होता है? तो हमेशा ध्यान देना कि ये जो रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों वो आपका कहलाता है रोजनमैन रिडक्शन। ये हम लिखाएं भी आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है CH3CN, है ना। कहता है यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंट में? तो हमेशा चीज़ों को ध्यान देना कि यहाँ पे CH3CN है। क्या है सर? CH3CN है। यहाँ पे रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंट में? ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोडियम। क्या यूज करते हैं? सोडियम। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। और यहाँ पे अल्कोहल यूज करते हैं, है ना। तो इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है 4 गो हाइड्रोजन देना। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएगा तो ये बना लेगा CH3। 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएगा तो CH2, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएगा तो NH2। तो यहाँ पे कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ये ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंपल है, कैसे बना सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला बोलता है जब NH3 रिएक्ट करेगा एक्सिस ऑफ इथाइल क्लोराइड के साथ तो आपको मिक्सचर ऑफ अमीन देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला बोलता है कि विच अमीन फॉर्म्ड अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट ऑफ HNO2। ठीक है, यानी किस तरह का अमीन बनेगा जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ। तो हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे किस तरह का अमीन बनेगा, तो आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन था ना। ओहो 72 था रे तेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे सही होगा ध्यान देना। एल्कोहल है, एल्कोहल मतलब एक तरह से हम लोग मान सकते हैं CH3OH, ये आपका एल्कोहल है। ये रिएक्शन करेगा आपका किसके साथ? HNO2 के साथ, है ना, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, तो ये कहता है कि ये कैसा अमीन बनाएगा? ये कैसा अमीन बनाएगा? तो ये हमेशा कैसा अमीन बनाएगा सर? तो ये हमेशा आपका बनाएगा यहाँ पे आपका CH3NH2 वाला अमीन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अब देखो क्यों होगा सही सर? तो देखो यहाँ पे अल्कोहल और जब भी HNO3 के साथ होता है ना तो वो अमीन बनाता है, और वो अमीन बनाता है एलिफेटिक चेन का, यानी कि नॉर्मल चेन का। ठीक है, और वो भी सिंगल डिग्री प्राइमरी अमीन बनाता है, तो यही प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो यही वाला सही होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसे हम सब आपको लिखाए हैं ना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो क्या होते हैं, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं? तो एक आइसोमर है ईच अदर का। ठीक है, यानी एक समाया हुआ है एक दूसरे का। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा 73 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 74
74 नंबर क्वेश्चन बोलता है ग्लूकोज जो है वो किसका एग्जाम्पल है। हम इसको आपको लिखाए हैं कि ग्लूकोज जो है वो सर किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन कहता है कि एल्डोहेक्सोज है, कि आपका एल्डोपेंटोज है, कि एल्डोटेट्रोज है। तो आपको सिंपल है यार, ये हमेशा क्या होता है, एल्डोहेक्टोज रहता है। क्या, तो आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है सर, तो एल्डोहेक्सोज होता है। क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। इसके साथ एक और याद रखना है, बोल सर इसके साथ एक और क्या याद रखना है सर, तो इसके साथ हम एक और बताए थे कि एक होता है यहाँ पे क्या चीज, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज, और एक होता है यहाँ पे कीटोहेक्सोज। यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह आ जाएगा आपका कीटोहेक्सोज, और कीटोहेक्सोज होता है आपका फ्रुक्टोज। तो एकदम रट लेना दोनों को, ठीक है, दोनों पूछ सकता है। अगला बोलता है कि विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये आपका इन्वर्टेज एंजाइम ये काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। तो हम सब लिखाएं आपको, ये सब कुछ हम नोट्स में हमारा लिखा हुआ है। कहता है कि विच बेस नॉट फाउंड इन डीएनए। देखो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज छपने वाला है। तो कहता है विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, यानी डीएनए में से कौन नहीं पाया जाता है, ठीक है। डीएनए से माना डेथ, ठीक है, तो टीएस से होता है थायमिन, तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है, ठीक है, और यूरैसिल नहीं पाया जाता है। तो यूरैसिल होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 76 का। बस 2 क्वेश्चन बचा है। कहता है रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कहता है विटामिन सी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 78 का सही हो जाएगा। ये टोटल हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन था। इससे जो 25 क्वेश्चन आएगा उसमें से हमको लगता है कम से कम इससे 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको 2 वीडियो और देंगे, उसके बाद 25 आउट ऑफ 25 आपका कंफर्म कर लीजिए, और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है दोस्तों। सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना, एकदम पूरा पूरी इसको रट लेना।